दोस्तों 26 नवंबर 2008 को मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। ये टेरर अटैक भारत के इतिहास का सबसे बड़े टेरर अटैक में से एक था। और आज हम 16 साल बाद में आज की दृष्टि से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत का रिस्पॉन्स उस टाइम पर इस टेरर अटैक के अगेंस्ट में सुइटेबल था, नहीं था, या जो डिसीजन उस टाइम के हमारे जो सरकार ने लिया था वो सही था या गलत था। इस वीडियो के अंदर इसी पूरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर फॉरेन टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान से आए थे भारत के अंदर एंटर करते हैं और अलग-अलग जगहों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर ताज पैलेस जैसे होटल हो, उसके अंदर ओपन जो है दोस्तों गोलियाँ चलाकर जो है इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। और ये जो है वर्ल्ड इतिहास की एक सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इस टेररिस्ट अटैक के अंदर लश्कर-ए-तैयबा जो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 10 मेंबर्स ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इसमें 12 जगह पर शूटिंग और बॉम्बिंग करी। इसके अंदर 175 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, ताज पैलेस और टावर होटल, लियोपोल्ड कैफ़े और द कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, इन सब जगहों पर दोस्तों इन्होंने जो है खुलेआम दोस्तों गोलियां चलाकर लोगों को मारा। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर मझगांव जो मुंबई का पोर्ट है, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ और जो सबसे पहला जो एक विस्फोट हुआ था वो था एक टैक्सी के अंदर जो कि विले पार्लर में थी। दोस्तों, इस पूरे टेरर इंसिडेंट को भारत के न्यूज़ चैनल्स ने लाइव दिखाया और इस पूरी घटना को लाइव दिखाने से जो पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा है, उसने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। और इसके बाद में भारत के न्यूज़ चैनल्स को क्रिटिसाइज़ भी किया गया और एक तरीके से पॉलिसी बनाई गई कि कभी भी जो इस टाइप के इंसिडेंट की लाइव लोकेशंस और लाइव जो एक्शंस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो चल रहा होता है, उसको नहीं दिखाना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों इस टेरर अटैक के दौरान लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकवादी जिसको कि हम अजमल कसाब के नाम से जानते हैं, उसको पकड़ लिया गया और बाद में जो है कुछ सालों के बाद में इसको फांसी देकर मार दिया गया। इस इंसिडेंट से दोस्तों पाकिस्तान बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया। भारत ने मिलिट्री एक्शन लेने की बजाय डिप्लोमेसी को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा और उसको अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू उस पर काफ़ी सारा प्रेशर बनाया गया। हालाँकि पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा अपने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ में कोई भी एक्शंस नहीं लिए, लेकिन अगले 4 या 5 सालों तक जो है भारत के ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं होता है। और अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों 16 साल के बाद में कि क्या भारत का डिसीजन उस टाइम पर सही था, क्योंकि 16 साल के अंदर दोस्तों और भी बहुत सारी इंसिडेंट हो चुकी है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत का रिस्पॉन्स उस टाइम पर सही था या नहीं था। हम इस वीडियो के अंदर चाहते हैं दोस्तों आप सब अपनी अपनी ओपिनियन जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि भारत ने मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया, और इसको समझने के लिए दोस्तों हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। जब भारत का 1998 के अंदर परमाणु टेस्ट करती है तो भारत पर बहुत सारे सैंक्शंस लगते हैं। भारत की जो इकोनॉमी है वो कुछ टाइम के लिए हिट होती है लेकिन फिर रिकवर करने लग जाती है। और उसी दौरान दोस्तों भारत का 99 के अंदर एक कारगिल वॉर होता है और इस वॉर के अंदर दोस्तों पाकिस्तान के टेररिस्ट और पाकिस्तान की आर्मी दोनों मिलकर भारत के कारगिल एरिया की जो माउंटेन की जो हाइट्स होती है उसको कैप्चर कर लेती है और भारत के अंदर घुस जाती है। और इसकी भनक दोस्तों न तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस को लगती है, न ही भारत की खुफिया एजेंसीज को, और न ही भारत की सरकार को लगती है। भारत इसके जवाब में एक लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शंस लेता है। भारत की एयरफोर्स की भी इसके अंदर भाग लेती है, लेकिन जो मिलिट्री ऑप्शन होता है दोस्तों वो भारत की सीमा के अंदर ही होता है और भारत जो है एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। उस टाइम की भारत की एनडीए सरकार दोस्तों विश्व को ये बताती है कि हम एक शांति प्रिय देश है और हम जो मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं वो भी अपनी सीमा के अंदर ले रहे हैं। और पाकिस्तान को ये एक्सपोज कर देती है कि वो अपनी टेररिस्ट और अपनी आर्मी को दूसरे देश की जमीन को कब्जा करने में और टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर यूज करती है।
हालाँकि दोस्तों भारत के इस एक्शन को पाकिस्तान एक कमज़ोरी मान लेता है और फिर स्टार्ट करता है भारत के ऊपर एक-एक करके टेररिस्ट अटैक। हाँ दोस्तों, कारगिल वॉर के बाद में भारत के ऊपर ज़बरदस्त टेररिस्ट अटैक होने लग जाते हैं और उसमें बाद में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है जो आप सभी जानते हैं, 13 दिसंबर 2001 को भारत की पार्लियामेंट के अंदर। और भारत इसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिट्री एक्शन लेने की बात करता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो उस टाइम पर ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब आर और पार की लड़ाई होगी और भारत जो है एक ऑपरेशन पराक्रम को चलाता है। भारत जो है अपनी पूरी आर्म्ड फोर्सेज को बॉर्डर के ऊपर लगा देता है मिलिट्री एक्शंस के लिए। ये आर्म्ड फोर्सेज दोस्तों 1 साल तक कम से कम बॉर्डर पे खड़ी रहती है और बाद के अंदर भारत जो है कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेता है और अपनी सेना को वापस बुला लेता है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी जी आर या पार की लड़ाई की बात करते हैं, जो कारगिल के आर्किटेक्ट थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ उनको आगरा समिट के लिए इनवाइट करते हैं और उनको स्टेट ऑनर भी देते हैं। इससे भारत की मीडिया और भारत के लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि ये बातचीत जो है दोस्तों फेल हो जाती है और परवेज मुशर्रफ जो है आधी रात को पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों चाहे वो दिल्ली अटैक हो, चाहे वो मुंबई के अंदर अटैक हो, चाहे वो अक्षरधाम टेम्पल के अंदर अटैक हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर अंदर अटैक हो, 2008 2000 से लेके 2008 तक दोस्तों हर कुछ महीने कुछ ना कुछ जो है टेरर अटैक होते रहते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी दोस्तों यही आता है कि भारत ने 2001 के अंदर मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया जब पाकिस्तान ने खुलेआम जो है कारगिल में मिलिट्री एक्शन लिया था। और उस टाइम पर दोस्तों ये कहा जाता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो Y2K की प्रॉब्लम से बाहर आ ही रही थी और भारत की इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही थी और उस टाइम पर एक ये धारणा थी कि भारत के पास में वॉर की टाइम पर खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान एक भूखी नंगी कंट्री है, अगर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से दोस्तों 2008 के अंदर भी वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ी मंदी से गुजर रहा था। हालाँकि भारत के टाइम पर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने बखूबी जो है भारत की इकोनॉमी को सँभाल के रखा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका भी भारत पर ये प्रेशर डाल रहा था कि भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं ले, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेता है तो अमेरिका का अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एक्शन था वो इम्पैक्ट हो सकता था। 2008 तक दोस्तों लोगों की ये सोच थी कि भारत कारगिल वॉर के अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया। 2001 के अंदर जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपनली वॉर की एक तरीके से घोषणा भी की थी कि आर-पार की अब लड़ाई होगी और ऑपरेशन पराक्रम भी चलाया था, लेकिन फिर भी भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं ले पाया। और इसके अलावा भारत जो और पूरा वर्ल्ड जो है एक बहुत ही बड़े इकोनॉमी डाउनटर्न से चल रहा था। तो भारत ने मिलिट्री एक्शन नहीं लेकर डिप्लोमेसी को यूज़ करना ज़्यादा उचित समझा और अगले कुछ सालों तक जो है मिलिट्री कोई भी टेररिस्ट अटैक भी भारत के ऊपर नहीं हुए। तो एक तरीके से भारत की डिप्लोमेसी को एक अच्छा डिसीजन बताया गया उस टाइम पर। और अब समझने की कोशिश करते हैं 2008 के बाद में जो घटनाएँ हुई हैं, और फिर उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो डिप्लोमेसी वाला जो एक्शन था वो सही था या गलत था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद में 2014 तक दोस्तों भारत के ऊपर कोई भी बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं होता है और इस दौरान भारत जो है वो ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है। भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता है। भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का नाम जो है पूरा वर्ल्ड जो है मानने लग जाता है। और फिर 2014 के अंदर दोस्तों भारत के करंट प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी दोस्तों प्रधानमंत्री जी बनने से पहले पाकिस्तान के ऊपर टफ एक्शन लेने की बात करते हैं, चाइना को भी लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री जी पद की शपथ लेते हैं उस दौरान दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नवाज शरीफ जी को भी इनवाइट किया जाता है और उनसे एक तरीके से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया जाता है। तो एक तरीके से वो मनमोहन सिंह की जी की जो डिप्लोमेसी थी उसको आगे बढ़ाते हैं।
और यहाँ तक कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अफ़गानिस्तान से वापस आते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर उनके बेटी की शादी में जाते हैं और इसको जो है एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक भी बताया जाता है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों पठानकोट एयर बेस के ऊपर अटैक हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है वो अपनी आईएसआई की टीम को भेजते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी उसको अलाउ कर देते हैं और फिर से जो है एक तरीके से डिप्लोमेसी की बात करते हैं। भारत की इस डिप्लोमेसी का दोस्तों फिर से पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इसको एक कमजोरी मान लेती है और भारत के ऊपर जो है उरी के अंदर फिर से एक टेरर अटैक कर देती है और इसके रिस्पॉन्स के अंदर प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं और एक्नोलॉज भी करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के टेरर कैंप को जो है नष्ट कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान दोस्तों भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से मना कर देता है और वर्ल्ड की जो दूसरी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा नहीं छापती है। और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान फिर से जो है पुलवामा के अंदर टेरर अटैक करता है। इस बार भारत अपनी एयरफोर्स को यूज करता है और बालाकोट के अंदर टेरर कैंप के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। पाकिस्तान इस बार जो एयरफोर्स का जो एक्शन है उसको एक्नॉलेज करता है लेकिन ये कह देता है कि भारत की कोई भी मिसाइल जो है अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान भी भारत के ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन लेता है। भारत का जो मिग 21 है उसको शूट डाउन कर दिया जाता है। भारत के जो पायलट अभिनंदन है उनको पकड़ लेता है और फिर जो है भारत के प्रेशर में आकर पाकिस्तान उसको छोड़ देता है और ये मिलिट्री एक्शन दोस्तों वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों 2020 के अंदर चाइना भारत के गलवान एरिया के अंदर ट्रांसग्रेशन करता है। भारत के क्लेम्ड एरिया के अंदर वो अपनी मिलिट्री को बहुत बड़ी संख्या के अंदर आकर एंटर कर जाता है। भारत जो है वो साढ़े 4 साल तक जो है टेक्निकली चाइना के खिलाफ जो है कोई भी मिलिट्री एक्शंस नहीं लेता है और डिप्लोमेसी को ही जो है इसका एक सॉल्यूशन का एक ज़रिया मानता है और अब जो है दोनों देशों की जो आर्मीज़ है वो अपनी-अपनी मिलिट्री को हटाने के लिए मान गई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक तरीके से भारत कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं लेता है बल्कि डिप्लोमेसी को ही चुनता है। दोस्तों अगर हम पिछले 25 से 27 सालों की बात करते हैं तो कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है और बाकी जो 17-18 साल जो है वो बीजेपी लेड एनडीए की सरकार रही है। दोनों सरकारों में फ़र्क दोस्तों इतना है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कभी भी ओपनली मिलिट्री एक्शन लेने की बात नहीं करी, बल्कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उसने हमेशा मिलिट्री एक्शन लेने की बात की लेकिन कभी भी मिलिट्री एक्शंस ले नहीं पाए। चाहे हम बालाकोट स्ट्राइक की बात करें या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, दोस्तों ये भी सिंबॉलिक स्ट्राइक थी क्योंकि पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज करने से मना कर दिया और कोई भी जो दूसरी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड की वो एक सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाई। भारत को अगर कुछ करना है दोस्तों तो एक ऐसा मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड की हर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपनली उसको देख सके और जब हम ऐसा करेंगे तो 26/11 हो चाहे वो पुलवामा हो या फिर उरी हो, ऐसी घटनाएँ नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो आपका उरी, पुलवामा या फिर आपकी जो गलवान इंसिडेंट हो, इन सब के अंदर दोस्तों भारत ने डिप्लोमेसी का ही रास्ता चुना है। भारत ने कोई भी सीधा मिलिट्री एक्शंस नहीं लिया है। बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी दोस्तों एक तरीके से सिंबॉलिक स्ट्राइक है। आज का भारत दोस्तों वो भारत नहीं है जो 1971 के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मिलिट्री एक्शंस लेता है, श्रीलंका के अंदर अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेज देता है, मालदीव के अंदर कूप रोकने के लिए नेवी और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उतार देता है। आज का भारत दोस्तों डिप्लोमेसी की बात करता है। इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट को ये कहा कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सारा जो काम है दोस्तों कोई भी जो सॉल्यूशन है वो डिप्लोमेसी के तहत ही सॉल्व हो सकता है।
एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, 5 से 10 साल निकल जाएँगे, 10 से 15 साल निकल जाएँगे, 15 से 20, 20 से 25। लेकिन दोस्तों भारत क्विक मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। चाहे वो कारगिल का वॉर हो, मुंबई हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, गलवान हो, आज भी भारत दोस्तों 20 साल के बाद में 36 राफ़ाल के अलावा एडिशनल राफ़ाल या 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत की एयरफोर्स तरस रही है। 2005 के बाद में किसी भी नई सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया गया है। 2005 के बाद में किसी भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर नहीं दिया गया है। और जब तक हम अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन नहीं रखेंगे, एक क्विक मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम मिलिट्री एक्शन की बात नहीं दोस्तों, डिप्लोमेसी की ही बात करेंगे। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।